पत्रकार साथियों को फरीदाबाद की इस धरती पर मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये विषय है, जिस विषय पर एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग, यहां तक कि मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति, सब उससे जुड़े हुए हैं। और आज जो यहां पर फरीदाबाद की धरती पर जो घोषणा हो रही है, वह एक ऐतिहासिक घोषणा है। अभी तक भारतवर्ष में आज तक ऐसी मांग नहीं हुई है जो मांग फरीदाबाद की धरती से होने जा रही है। यह एक मूर्ति है, ये चल मूर्ति है। चल मूर्ति को कहीं भी लेके जा सकते हैं और अचल मूर्ति को नहीं ले जा सकते हैं। ये चल मूर्ति है, इसका भी जब मैं पर्दा हटाऊंगा, अनावरण करूंगा, तो आप लोग देखेंगे। अब मैं इस मूर्ति का अनावरण आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूं। यह अन्नदाता, किसान देवता की चल मूर्ति है। ये वो अन्नदाता है जो कि हमारा आपका सबका पेट भरता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अन्नदाता की जो दुर्दशा है वो हम सब जानते हैं। अन्नदाता की स्थिति कैसे बदलेगी, इस बात को दिमाग में रखकर काफी दिनों से चिंतन चल रहा था। एक फार्मूला, एक रूप तैयार किया, जिसमें निकल कर आया किसान राष्ट्र की मांग। अगर यह देश तो किसान राष्ट्र घोषित किया जाएगा, किसानों की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि इस बात को दिमाग में, किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, अपनी जान को हथेली पर लेकर खेतों और खलिहानों में काम करता है। हम तो किसानी से जुड़े हुए हैं, गांव के रहने वाले हैं। बरसात के दिनों में जिन पगडंडियों पर, मेड़ों पर हम नहीं चल सकते हैं, उस पर वो किसान चलने को मजबूर होता है। और आपको मालूम होगा कि जहरीले जीव जंतु मेड़ पर ही आके बैठते हैं। और रात में 4 बजे जाता है, पैर से अगर सर्प दब जाता है तो सर्प उसको काट देता है। किसान हमारा इस दुनिया से चला जाता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हमारी आपकी आवश्यकता होती है। जो जिस विभाग में है, सब लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हड़ताल कर देते हैं। डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, ट्रक का पहिया उठ गया, तो ये भारतवर्ष में ट्रक यूनियन हड़ताल कर देती है। लेकिन देश की व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, जिस दिन किसान हल चलाना बंद कर देगा, उस दिन भुखमरी आ जाएगी। ये एक भी दिन हड़ताल नहीं करता, ये वो किसान देवता है, प्रतिदिन काम करता है। और अगर एक वर्ष के लिए, एक सीजन के लिए दलहन तिलहन, गेहूं और धान की फसल में अगर एक फसल इसने किसानी नहीं की, पूरे विश्व में त्राहिमाम हो जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है। और ये एक ऐतिहासिक आवाज है जो फरीदाबाद की धरती से उठ रही है। इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया है। जब किसान राष्ट्र घोषित होगा तो किसानों के लिए प्रोटोकॉल बनेगा।
उनका एक कानून बनेगा, और जब किसानों के लिए कानून बनेगा तो किसान की स्थिति मजबूत होगी। पत्रकार बंधुओं, आपकी कलम में वो ताकत है, आप अपनी कलम की ताकत से हमेशा दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज उठाते हैं। आज अन्नदाता किसान की आवाज उठाने का वक्त आया है। हम आप इन्हीं के वंशज हैं। हमारे आपके माता पिता दादा परदादा किसान थे, खेती करते थे, अभी भी हम खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अन्नदाता किसान के लिए अब उठ खड़े होने की आवश्यकता हो गई है, और मैं तो निकल पड़ा हूं इस देश को किसान राष्ट्र बनाने के लिए। आप सोचिए, एक पूंजीपति 10,000 रुपए लेके बिजनेस शुरू करता है, व्यवसाय करता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के इतिहास आपने सुना होगा, 10,000 रुपए लेके पूंजी शुरू करते ही व्यवसाय, और देखते देखते 10,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं इसी 20 वर्ष के अंदर। आखिर ये कौन सी नीति है कि वो कई हजार गुना बढ़ जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, नीचे चले जाते हैं? ये कानून ठीक नहीं है किसानों के लिए। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और तभी होगा जब वहां किसान नेता बैठे, किसान का बेटा बैठेगा। नेता तो बैठते हैं, लेकिन असली किसान आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस कुर्सी पर किसान ही बैठेगा और किसान राष्ट्र घोषित होगा। तो मैं मांग करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, किसानों की समस्याओं को समझो, इतना गैप मत करो पूंजीवादी लोगों में और किसानवादी लोगों में। इतनी गैपिंग अच्छी नहीं है, इतना लंबा अंतराल अच्छा नहीं है। आपको किस बात की चिंता है? आपको सिर्फ इस बात की चिंता है हमारा बच्चा जब पैदा होगा उसका अध्ययन कैसे कराएंगे। आज की तिथि में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में लग रहा है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। भाई शिक्षा निःशुल्क क्यों नहीं होगी? जब हम शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, उनको हम वेतन दे रहे हैं, वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो फिर प्राइवेटीकरण क्यों? 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दिया जाता है शिक्षकों को, उससे अधिक तनख्वाह है। जब हमारे पास ऐसे लोग हैं, डॉक्टर, स्वास्थ्य निःशुल्क, जब हम 1.5 लाख रुपए के एक डॉक्टर सीएससी पीएससी पर अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, पढ़ करके आता है वो, तो स्वास्थ्य इतना महंगा क्यों? आपको चिंता सताती है घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, हम इलाज कैसे कराएंगे? हम किसान राष्ट्र को व्यवस्था करेंगे, शिक्षा निःशुल्क होगी। अमीर का बेटा हो गरीब का बेटा हो, निःशुल्क कर दिया जाएगा, 1 नए पैसे नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग। स्वास्थ्य निःशुल्क हो जाए, लाखों रुपए आप सबका बचने लगेगा, लोगों का बचने लगेगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। और शास्त्रों में कहा क्या है? अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। अन्न की पूजा होती थी हमारे देश में, अभी भी होती है। पहली थाली आती है, जो सनातन से जुड़े हुए हैं अभी भी मंत्र पढ़ के अन्न की पूजा करके ही अपने निवाला मुंह में डालते हैं, अभी भी। और अगर जिस तरीके से देश में चल रहा है, यह धर्म वह धर्म, ये राष्ट्र वो राष्ट्र, अगर ऐसे लोग अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, मालूम है देश में क्या हालात पैदा हो जाएंगे? गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। देखिए, किसान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पादरी को, सभी को जुड़ा सकता है। खेती अमेरिका में भी होती है, केवल भारत में नहीं होती है। जो किसान है वो हिंदू भी होता है, वो मुसलमान भी होता है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है। सभी जाति धर्म के मजहब के लोग किसानी खेती करते हैं।
यह एकता की सूत्र में बांधने का एक रास्ता भी हो सकता है। किसान के माध्यम से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जगह बैठ सकते हैं। इन आज हालात क्या है? हिंदू कहीं और बैठ रहा है, मुसलमान कहीं और बैठ रहा है, आपस में कितना तनाव चल रहा है। कुछ तो तनाव चल रहा है और कुछ तनाव बनाने के काम भी किए जा रहे हैं देश में। वह कार्य रुकना चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि कलयुग में प्राण अन्न में बसता है। क्या बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं? लेकिन एक समय था कि प्राण हड्डियों में बसता था। जब तक हड्डी नहीं गल जाती थी, आपने ऋषि मुनि को देखा होगा, जब हड्डी गल जाती थी तब मानते थे कि मृत्यु घोषित हो। बीच में एक युग ऐसा है, जब तक धमनियों में रक्त बहता है, रक्त न जम जाए, तब तक मनुष्य को जीवित माना जाता है। कलयुग में प्राण अन्न में बस गया है। अभी आपको अन्न न मिले तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिन पर दिन दिन भर डिबेट होनी चाहिए। असली विषय देश का किसान नहीं है। किसान देश का भाग्य विधाता है। किसान हमारी आर्थिक नीति को मजबूत करता है। किसान हमारे और आपके लिए दिन रात परिश्रम करता है। इसलिए आज फरीदाबाद की धरती से मैं किसान राष्ट्र की मांग करता हूं और चाहता हूं इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए। देश की 70% आबादी गांव में बसती है। 70% आबादी वो गांव में रहती है। 70% के लिए नहीं किया जा रहा। चिंता का विषय है, कष्ट का विषय है। क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, बात सार्वजनिक होनी चाहिए और थोड़े में ही आप सभी लोगों को साक्षी मानते हुए कलम के पुजारियों के सामने मैं फरीदाबाद की धरती से किसान राज घोषित किए जाने की मांग करता हूं। मैं किसान आचार्य, किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगिजा सरकार, केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते और किसानों के हित के लिए काम करिए और किसान राष्ट्र को घोषित करिए। जय नंद देवता, जय किसान देवता, जय किसान राष्ट्र। यात्रा निकल रही है एकता के लिए, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। आप किसान राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, किसान राष्ट्र घोषित होना चाहिए? मैंने अभी अच्छा प्रश्न किया है। संयोग से एक माहौल परिवेश वो भी चल रहा है इस समय। हिंदू राष्ट्र की बात को करते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की मांग करें। कल को यहां मुसलमान कहेंगे हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ईसाई कहेंगे मुझे ईसाइयत चाहिए, सिख खालिस्तान की मांग करेंगे। मैं यही बताना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने प्रश्न कर दिया। ये जो एक साजिश चल रही है देश में राजनीति के नाम पर, अपने लोगों को आगे करके ये मांग उठाओ, वो अपने लोगों को आगे करके ये मांग उठा रहे हैं। यही आप लोग सामने हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं, इससे देश बट जाएगा। और हम हो सकता है अगर यही स्थिति रही तो क्या आजादी का 100 वर्ष मना लेंगे? आपको लगता है कि आजादी के 100 वर्ष मनाए जा सकते हैं? अरे देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने उसको आजाद कराया और ये लोग महज 100 साल के अंदर ही देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्हीं की ओर मेरा इशारा है जिनके बारे में आपने प्रश्न किया। अगर ऐसा काम होता रहा तो निश्चित हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बटेगा। लेकिन किसान राष्ट्र होने से हिंदू किसान भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, एकता का संदेश आएगा। मैं शैलेंद्र योगिजा भारतवर्ष के सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना चाहता हूं और किसान राष्ट्र के नाम पर पूरा भारत एक सूत्र में बन सकता है।
स्वामी जी एक सवाल इशारा किसकी तरफ है आपका? इसमें आपने सबसे बड़ी बात नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, कौन 71 करना चाह रहा में है? डिवीजन हुआ इंडिया का, अलग मुस्लिम राष्ट्र बने हैं, वहाँ के जो हिंदुत्व है वो बिल्कुल अब नगण्य रह गए, बिल्कुल एकदम तरीके से। तो उन्होंने तो अपना मुस्लिम जो कंट्री घोषित कर दी, तो यहाँ हिंदू या सनातन राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए? बंटवारा तो जी बहुत पहले ही हो चुका है। एक चीज, दो तीन पत्रकारों के एक ही प्रश्न है, एक जैसे ही प्रश्न है। आप कल्पना करिए, क्या संविधान इजाजत दे पाएगा हिंदू राष्ट्र की? बोलिए, आप सब विद्वान हैं, कलम के पुजारी हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को? क्यों भारतवर्ष को में बंटवारा करना चाहते हैं? क्या जो वो मांग कर रहे हैं संविधान के दायरे के अंदर संभव है? तो बाबा अगर संभव नहीं है तो 56 मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन गए? क्या एक हिंदू समझिए, बन सकता? जहां बन गए हैं उनका संविधान अलग है। वहां का संविधान अलग है। संविधान बदला जा सकता है महाराज जी। संविधान में 100 परिवर्तन हुए हैं और ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, आगे भी हो जाएंगे। आगे भी हो जाएंगे, ये होता रहता है। लेकिन देश की स्थिति क्या होती है, जिस ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, करना हो कर रहे हैं, हम रोक नहीं रहे हैं अगर वो चाहते हैं। लेकिन क्या किया? जिस सरकार से मांग कर रहे हैं उन्हीं की सरकार आज 12 साल से है, न किया है न करेंगे, केवल बांटने की साजिश चल रही है। और मैं शैलेंद्र योगीराज अपने जीते जी पूरी कोशिश करूंगा कि देश हमारा न बटे। वो बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। नाम स्पष्ट कीजिए ना, मतलब आप नाम स्पष्ट कीजिए स्वामी जी, नहीं, बात समझिए, नाम स्पष्ट कीजिए। मैं एक सनातनी हिंदू हूं। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो उसको हिंदू राष्ट्र, लेकिन मैं किसान का बेटा होने के नाते इस देश में किसान राष्ट्र की मांग करता हूं। बाबा नहीं, हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना? विरोध नहीं, मैं किसी की मांग का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मांग का समर्थन कर रहा हूं। महाराज जी, मैं बाबा विरोध या बागेश्वर, समर्थन हिंदू राष्ट्र या तो समर्थन होता है या विरोध होता है, एक ही चीज होती है जी। मैं अपनी बात को रखने आया हूं और मैं किसान राष्ट्र की बात करता हूं। मैं किसी संत महात्मा का, मेरी अभी इतनी हैसियत कोई नहीं भी है। अगर कोई मांग रखता है हिंदू राष्ट्र बनाने की तो आप उसका विरोध करते हैं ना? अभी तो आप कह रहे थे। अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो मुबारक है, वो करे, क्योंकि हम तो अपने तो किसान बनना राष्ट्र- चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, संविधान के दायरे में मैंने पहले कह दिया है, अगर संविधान इजाजत दे तो सब काम हो सकता है। अगर संविधान इजाजत नहीं देगा तो हल्ला मारने से हो जाएगा। महाराज जी, तो आप समर्थन देते हैं? अगर चेंज अगर होता है, अगर चेंज तो आप समर्थन देते हैं अपना। गाँव आए हैं जो आ रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं आए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज ही याद है। देखिए, ये एक संयोग है, क्योंकि हमारे लिए कार्तिक की पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है। मैं उस ऊपर पर आया हूँ, ये एक संयोग है उनकी परिक्रमा। और मुझे विरोध करना होता, जैसा प्रश्न किया, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने आया हूँ। तो मित्रों, बंधुओं, एक यात्रा 1 वर्ष पहले भी शुरू हुई थी महाराज जी, अच्छा, इसके उससे बाद पहले मैं विरोध कर सकता था, लेकिन मेरा किसी से विरोध नहीं है। भाई साहब, मैंने बड़ा साफ प्रश्न किया, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं अपनी बात को करने आया हूं। किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके साथ बहुत भीड़ चल रही है। आप किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या संख्या हो सकती है आपकी, क्या शक्ति है, एक बार उसका भी आप। हाँ, किसानों के बारे में बता दूं, क्योंकि जो यात्रा है वो करते हैं, कोई तैयारी की यात्रा तो है नहीं, संदेश है, संदेश देने आया हूँ। और ये आपने प्रश्न अच्छा किया है, क्या किसान जिन सड़क पर आएगा कोई सरकार रोक पाएगी? संभाल नहीं पाएगी बंधु। एक बार किसान आए थे, थोड़े से कानून वापस लेना पड़ा था, थोड़े से किसान थे, थोड़े से किसान थे। भारत और किसान आज नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। अगर किसान सड़क पे आ जाएगा तो लोग भूखों मरने लगेंगे, इसलिए किसान सड़क पे मित्र नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है। महाराज जी, शैलेंद्र जी, आपने एक मूर्ति का अनावरण किया, क्या ये तरीका ठीक था? क्योंकि किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं तो विधि विधान से करते हैं, आपने तो पर्दा हटाया। अनावरण आपको सामने खोला, अनावरण मूर्ति नहीं है, हमेशा अनावरण नहीं मूर्ति। लेकिन आपने शब्द तो यूज किया था। तो आप अकेले क्यों आए हैं ये किसान राष्ट्र की मांग करने? किसी किसान को साथ लेते? मैंने कहा ना, अभी मैं आह्वान कर देता ना, फरीदाबाद मैं केवल संकेत और संदेश दे रहा हूं। और आपका प्रश्न है भीड़ और आह्वान, आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, 1 वर्ष बाद मिलिएगा मित्र, 1 वर्ष बाद किसान राष्ट्र वो ताकत होगी ना, भीड़ संभले नहीं संभलेगी। ये छोटी छोटी भीड़े लोग चल रहे हैं ना, अपार जन सैलाब होगा, नहीं रोक पाएंगे, प्रशासन फेल हो जाएगा। हम प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, हम प्रशासन के साथ
ऐसा कोई गवाह नहीं कराया। तो महाराज 1 वर्ष के बाद जो यात्रा निकलेगी फरीदाबाद से शुरू होगी जैसे अभी तो ये मेरी जो संदेश यात्रा चल रही है वो पूरे भारतवर्ष में चलेगी। लेकिन बागेश्वर धाम का जो अभी यात्रा निकलने वाली है तो अचानक उसी टाइम पे क्यों ये? मैंने तो पहले बता दिया हमारे लिए बता दिया, कार्तिक लेकिन पूर्णिमा आपका- और देव दीपावली का मुहूर्त महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए आ गया तो मैं पहले कहता हूँ। महाराज जी, अभी यात्रा कहाँ चल रही है? कितने श्रद्धालु आपके पीछे फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या दिल्ली में या कहीं और भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया देश के कितने राज्यों में करी? अगर राजनीतिक मुद्दा हमको करना होता हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करते, इसीलिए हमने दिल्ली में नहीं किया। महाराज जी, दिल्ली में करते महाराज जी लगता सुनो कि ना क्या? अपनी मैं दिल्ली से सुनो, शुरू कर रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ से दिल्ली से करना है, इसीलिए मैंने दिल्ली में करके फरीदाबाद पहुंच रहे हैं आपने? सारी दुनिया चलो जाओगे।